इनकिलाब जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। हम छिन कर रहेंगे। अपना अधिकार है, अपना अधिकार, अपना अधिकार। आवाज दो हम एक हैं। We want justice. We want justice. For justice, We want justice. इनकिलाब जिंदाबाद। मई की तपती दोपहर में दिल्ली का जंतर मंतर जैसे आग का कुंड बना हुआ था। आसमान से सूरज सूरजमुखी की तरह नहीं बल्कि आग के गोले की तरह बरस रहा था। डामर की काली सड़क इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसकी तपन जूतों के सोलों को पार करके तलवों तक महसूस हो रही थी। हवा में गर्म लपटें लू चल रही थीं, जो चेहरे पर गर्म पानी के छींटों की तरह लगती थीं। आदिति अपने हाथ में पोस्टर थामे भीड़ के बिल्कुल अग्रिम मोर्चे पर खड़ी थी। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री कर रही एक बेहद गंभीर, सुलझी हुई और पढ़ाई लिखाई को प्राथमिकता देने वाली लड़की थी। उसके लिए जंतर मंतर कोई महज तस्वीर खिंचाने की जगह नहीं थी, बल्कि वह अपने सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह वफादार थी। वह हर बात का बारीकी से विश्लेषण करती थी और जज्बातों से ज्यादा तर्कों पर भरोसा रखती थी। तभी प्रदर्शनकारियों के बीच बने अस्थायी मंच से एक कड़क और जानदार आवाज गूंजी। अगर हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है, तो आज इस सड़क से उठी आवाज हुक्मरानों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। आदिति ने सिर उठाकर देखा। मंच पर एक लंबा, गठीले बदन का लड़का खड़ा था। खुले और बिखरे बाल, खादी का सफेद कुर्ता, कंधे पर लाल गमछा और आंखों में एक अजीब सी जिद्दी चमक। वह आर्यन था। आर्यन किसी नामी कॉलेज की डिग्री लेकर नहीं आया था, बल्कि वह जमीनी स्तर के एक यूथ मूवमेंट का निडर नेता था। उसकी बातों में किताबी बातें कम और जमीनी हकीकत का दर्द ज्यादा झलकता था। वह पल में लोगों का गुस्सा भड़का सकता था, तो अगले ही पल अपने भाषण से लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकता था। भाषण खत्म होने के बाद भीड़ में अचानक थोड़ी धक्का मुक्की हुई। अदिति के हाथ से उसका पोस्टर छूटकर नीचे गिर गया और किसी के पैर के नीचे आने ही वाला था कि एक हाथ ने उसे बचा लिया। संभालिए, आपके विचार जमीन पर गिरेंगे तो लोग कुचलकर निकल जाएंगे। आर्यन ने पोस्टर उठाकर अदिति की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। अदिति ने झटके से पोस्टर लिया और अपनी चश्मे की फ्रेम को ठीक करते हुए ठंडे स्वर में बोली, शुक्रिया, लेकिन मुझे पता है कि अपने विचारों को कैसे संभालना है। आर्यन उसकी रूखी आवाज से जरा भी आहत नहीं हुआ। उसने अपनी जेब से ग्लूकोज के बिस्किट का पैकेट और पानी की बोतल निकाली। सुबह से चिल्ला रही हैं, आवाज बैठ जाएगी तो बहस कैसे करेंगी, ये लीजिए। मुझे जरूरत नहीं है, आदिति ने साफ मना कर दिया और मुड़कर भीड़ में आगे बढ़ गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा, लड़की में एटीट्यूड तो है, पर आंखों में ईमानदारी साफ दिखती है। विरोध प्रदर्शन दिनों दिन लंबा खींचता चला गया। जंतर मंतर पर तंबू गाड़ दिए गए थे। रात में भी लोग वहीं सोते, सुबह वहीं चाय बनती और दिन भर बैठकों का दौर चलता। अदिति का काम था प्रेस रिलीज तैयार करना और मीडिया के लिए आंकड़े जुटाना। वहीं आर्यन का काम था भीड़ का मनोबल बढ़ाना, राशन की व्यवस्था करना और रात में सुरक्षा का ध्यान रखना। एक शाम जब आसमान में काले बादल घिरे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं, आदिति नीम के पेड़ के नीचे एक छोटे से स्टूल पर बैठी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। तभी आर्यन 2 कुल्हड़ वाली चाय लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब अगर चाय के लिए भी मना करेंगी तो मैं समझूंगा कि आपको चाय से नहीं मुझसे परेशानी है। आर्यन ने मजाकिया लहजे में कुल्हड़ उसकी तरफ बढ़ाया। आदिति ने एक गहरी सांस ली। वो सच में थक चुकी थी। उसने चुपचाप कुल्हड़ थाम लिया। तुम्हें हर वक्त नाटक करने का शौक है क्या आर्यन? आदिति ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। नाटक नहीं आदिति, इसे जिंदगी को जिंदा दिली से जीना कहते हैं, आर्यन ने जमीन पर बैठते हुए कहा। तुम हर वक्त इतनी गंभीर क्यों रहती हो? दुनिया की सारी फिक्र क्या तुम्हारे ही कंधों पर है? आर्यन, ये कोई खेल नहीं है, आदिति ने संजीदगी से कहा। अगर हम योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे तो ये आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा।
सिर्फ भावुक होकर नारे लगाने से बदलाव नहीं आता, कानून और नीतियों को बदलना पड़ता है। आर्यन ने आदिति की आंखों में झांका। तुम्हारी बातें सही हो सकती हैं आदिति, लेकिन जो लोग यहां गांव देहात से आए हैं वे नीतियां नहीं समझते। वे सिर्फ ये समझते हैं कि उनके साथ कोई खड़ा है या नहीं। तुम दिमाग से सोचती हो, मैं दिल से, और शायद ये दुनिया इन दोनों के संतुलन से ही चलती है। आदिति कुछ कहने वाली थी, पर आर्यन के चेहरे की सादगी और उसकी आंखों की गहराई को देखकर शब्द उसके गले में ही अटक गए। पहली बार उसे लगा कि आर्यन सिर्फ एक उपद्रवी या उत्साही लड़का नहीं है, उसके पास एक बहुत बड़ा दिल है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यन और आदिति के बीच की अनकही डोर कसने लगी। आर्यन अब रोज आदिति के लिए बिना मांगे गर्म चाय लाता, धूप तेज होने पर चुपके से उसके सिर पर अपनी छतरी लगा देता, और जब आदिति थक जाती तो उसे जबरदस्ती आराम करने के लिए भेज देता। आदिति इस बात से अनजान नहीं थी। आर्यन की फिक्र, उसका बेबाक अंदाज और उसकी मौजूदगी अब आदिति को सुकून देने लगी थी, लेकिन वो खुद से डरती थी। आदिति के सपने अलग थे। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करके सिविल सर्विसेज में जाना था, एक व्यवस्थित जिंदगी जीनी थी। आर्यन का जीवन तूफानों से भरा था, जहां कल का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तय किया कि वो इस रिश्ते को पनपने नहीं देगी। एक रात जब पूरा जंतर मंतर सो रहा था और केवल कुछ मशालें जल रही थीं, आर्यन और आदिति डिवाइडर पर बैठे थे। आर्यन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, आदिति, जब ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा तो तुम कहां जाओगी? अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, एग्जाम्स दूंगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। आदिति ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। और हमारा क्या? आर्यन ने अपनी आवाज को संयमित रखने की कोशिश की। आदिति, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं जानता हूं हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन तुम्हारे बिना अब मुझे अपनी ये लड़ाई भी अधूरी लगती है। रुक जाओ आर्यन, आदिति ने सख्त आवाज में कहा। आगे कुछ मत कहना, ये जंतर मंतर है। यहां हम दूसरों के हक की बात करने आए हैं, अपनी लव स्टोरी बनाने नहीं। और सच कहूं तो मेरा और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम एक उग्र एक्टिविस्ट हो और मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहती हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई जगह नहीं है। आर्यन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने आदिति की आंखों में देखा, जहां एक अजीब सा सन्नाटा था। ठीक है आदिति, अगर तुम्हारा फैसला यही है तो मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, आर्यन ने कहा और वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों में जंतर मंतर का माहौल बदल गया। आर्यन ने आदिति से पूरी तरह दूरी बना ली। न वो अब उसके पास चाय लेकर आता, न उसकी तरफ देखता। वो अभी भी आंदोलन में सबसे आगे रहकर काम कर रहा था, लेकिन उसकी बातों का वो मजाकिया अंदाज पूरी तरह खत्म हो चुका था। आदिति को लगा था कि आर्यन को मना करके उसने सही फैसला लिया है, लेकिन अब उसे हर पल आर्यन की कमी खलने लगी। जब भी भीड़ में कोई हंगामा होता, आदिति की आंखें सबसे पहले आर्यन को तलाशती। जब वो अकेली बैठती तो उसे आर्यन की मजाकिया बातें याद आती। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो सिर्फ एक भटकाव समझ रही थी, वो असल में उसके दिल में बहुत गहराई तक उतर चुका था। तभी एक दोपहर स्थिति अचानक बिगड़ गई। प्रशासन के साथ बातचीत टूट गई और पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। चीख पुकार, उठते हुए धुएं और लाठियों की गूंज से जंतर मंतर किसी जंग के मैदान में बदल गया। आदिति बैरिकेड के पास फंस गई। धक्का मुक्की में उसका चश्मा गिरकर टूट गया। धुंधली आंखों से वो बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी कि तभी एक पुलिसकर्मी की भारी लाठी सीधे उसके सिर की तरफ आई। आदिति ने डर से अपनी आंखें भींच लीं। आदिति! एक जानी पहचानी आवाज गूंजी और किसी ने आदिति को खींचकर अपने आगोश में छुपा लिया। लाठी का जोरदार वार आर्यन की पीठ और कंधे पर पड़ा। आर्यन की एक चीख निकली, लेकिन उसने आदिति को ढाल की तरह पूरी तरह ढके रखा। आर्यन तुरंत आदिति को भीड़ से निकालकर एक सुरक्षित कोने में छोड़ आया। तुम यहीं रुकना, बाहर मत निकलना, आर्यन ने हांफते हुए कहा। आर्यन, रुको, तुम्हें बहुत चोट लगी है, आदिति चिल्लाई। लेकिन आर्यन ने उसकी एक न सुनी। वो अपनी चोट और बहते खून की परवाह किए बिना तुरंत वापस उग्र आंदोलन की भीड़ के बीच कूद पड़ा ताकि बाकी लोगों को संभाल सके। आदिति कोने में खड़ी होकर दूर से आर्यन को देख रही थी।
वो अपनी फटी कमीज और लहूलुहान कंधे के साथ भी लोगों को बचा रहा था और पुलिस के सामने डटकर खड़ा था। आदिति की आंखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन सोचा, पागल है ये लड़का, इतना खून बह रहा है, इतनी भयंकर चोट लगी है, फिर भी अपनी परवाह छोड़कर दूसरों के लिए लड़ रहा है। कैसा इंसान है ये? 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब स्थिति थोड़ी शांत हुई और पुलिस पीछे हटी, तब जाकर माहौल थोड़ा थमा। आर्यन थका हारा हांफता हुआ सड़क के किनारे जमीन पर बैठ गया। उसके कंधे से लगातार खून रिस रहा था। तभी आदिति भागती हुई उसके पास आई। उसने बिना कुछ बोले सीधा आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए पास ही लगे मेडिकल टेंट की तरफ ले जाने लगी। आदिति, अरे मैं ठीक हूं, तुम कहां ले जा रही हो? आर्यन ने मना करने की कोशिश की। एक शब्द मत बोलना आर्यन, चुपचाप चलो मेरे साथ। आदिति की आवाज में ऐसा हुक्म और फिक्र थी कि आर्यन चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। तंबू में ले जाकर आदिति ने उसे एक स्टूल पर बिठाया। वहां रखी फर्स्ट एड किट से उसने रुई, एंटीसेप्टिक और मरहम निकाला। आदिति की उंगलियां कांप रही थीं। उसने बहुत ही नजाकत से आर्यन के जख्म पर जमी धूल को साफ किया और मरहम लगाने लगी। जब जब आर्यन दर्द से कराहता, आदिति के अपने होंठ भीज जाते और उसकी आंखों से एक आंसू टपककर आर्यन की पीठ पर गिर जाता। आदिति, तुम रो क्यों रही हो? आर्यन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आदिति ने कांपते हाथों से मरहम लगाया और फिर आर्यन के चेहरे को देखते हुए बिलख पड़ी। मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अपनी जान की कोई परवाह है तुम्हें? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं झूठ बोल रही थी तुमसे आर्यन, मुझे डर लगता था, लेकिन आज तुम्हें दर्द में देखकर समझ आया कि मुझे तुमसे प्यार है, बहुत प्यार है। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसने दर्द भूलकर मुस्कुराते हुए आदिति के आंसू पोंछे। तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए तो मैं 100 लाठियां भी खा सकता हूं। अब एक भी फालतू बात की तो मैं यही मरहम जोर से दबा दूंगी, आदिति ने रोते रोते हंसते हुए कहा। कुछ दिनों बाद लंबे संघर्ष और वार्ताओं के सफल दौर के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों को स्वीकार कर लिया। जीत की खबर फैलते ही पूरे जंतर मंतर पर ढोल नगारों की गूंज और खुशी के नारों की लहर दौड़ गई। लेकिन इस बड़ी जीत के उत्सव के बीच एक अजीब सी उदासी भी हवा में तैर रही थी, बिछड़ने की उदासी। हफ्तों से जमा ये अस्थायी शहर अब धीरे धीरे सिमट रहा था। तिरपाल और टेंट हटाए जा रहे थे, बैनर समेटे जा रहे थे और जो लोग इतने दिनों से एक परिवार की तरह साथ रह रहे थे, वे अपने अपने घरों को लौटने की तैयारियों में लगे थे। शाम की ढलती रोशनी में आदिति और आर्यन उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे जहां कभी वे चाय के कुल्हड़ हाथ में लिए अपने विचारों पर बहस किया करते थे। सड़क पर बिखरी धूल अब शांत थी और लाउड स्पीकरों का शोर थम चुका था। आदिति ने आगे बढ़कर बहुत ही नजाकत से आर्यन के कंधे पर बंधी पट्टी को देखा और उसे थोड़ा ठीक किया। दर्द अभी भी है क्या? आदिति ने बेहद नरमी से पूछा। उसकी आंखों में अब भी फिक्र साफ झलक रही थी। आर्यन ने आदिति के हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस पट्टी के नीचे जो मरहम तुमने लगाया है आदिति, उसने सिर्फ शरीर का घाव नहीं भरा, बल्कि मेरे दिल के हर अकेलेपन को मिटा दिया है। अब कोई दर्द महसूस नहीं होता। आदिति ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसकी आंखों के कोने थोड़े नम हो गए। उसने अपने बैग से एक नई डायरी निकाली और उसे आर्यन के हाथों में थमा दिया। ये क्या है? आर्यन ने सवालिया नजरों से पूछा। ये मेरी उन सभी यादों का लेखा जोखा है जो मैंने इन दिनों यहां तुम्हारे साथ जी हैं, आदिति ने आर्यन की आंखों में झांकते हुए कहा। मेरी पढ़ाई, मेरी आईएएस बनने की चाहत और मेरे सपने सब अपनी जगह है, लेकिन अब मेरी जिंदगी का कोई भी पन्ना तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। मैं वापस जाकर अपनी तैयारी पूरी करूंगी, लेकिन मेरा दिल यहीं तुम्हारी इस लड़ाई और तुम्हारी सादगी के पास रहेगा। आर्यन ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। और मैं यहीं रहकर जमीनी स्तर पर लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं आदिति। जब जब मुझे थकावट होगी, मैं तुम्हारी इस डायरी को और उस दिन बारिश में तुम्हारे इकरार को याद करूंगा। तुम एक बेहतरीन अफसर बनोगी और मैं वादा करता हूं कि
तुम्हारे सिद्धांतों पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। सूरज ढल चुका था और जंतर मंतर पर लगी स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके जलने लगी थीं। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उस खामोशी में हजारों शब्द बह रहे थे। आदिति ने आर्यन की बांह को थोड़ा और कसकर पकड़ा। अब जब भी कोई आंदोलन होगा या जब भी कोई सड़क अपने हक के लिए पुकारेगी, मुझे पता होगा कि वहां मेरा आर्यन खड़ा है। लेकिन अब तुम्हें अपनी परवाह भी करनी होगी मेरे लिए। हुक्म सर। आंखों पर मैडम साहब, आर्यन ने मजाकिया अंदाज में सैल्यूट करते हुए कहा, जिससे आदिति के चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी खिल उठी। जंतर मंतर की वह ऐतिहासिक सड़क गवाह थी कि जहां हजारों लोग व्यवस्था बदलने के लिए लड़े थे, वहीं दो अलग अलग रास्तों से आए इंसान एक दूसरे की दुनिया बदल चुके थे। क्रांति सिर्फ नारों और बदलावों में नहीं होती। क्रांति तब भी होती है जब दो दिल एक दूसरे का मरहम बनकर ताउम्र के लिए एक हो जाते हैं। आदिति अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और आर्यन उसे तब तक देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गई। ये अंत नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत और अटूट रिश्ते की सिर्फ शुरुआत थी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन स्टोरी टेलर पर हर दिन एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।